नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल सब्जेक्ट स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th के बच्चों के लिए ये भूगोल का पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। तो जिन बच्चों को जो बच्चे अगर एग्ज़ाम में भूगोल में ज्योग्राफी में अच्छा से अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल को बिना कोई किसी बात के सोचे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर इकलौता चैनल आपका यही है कि भूगोल का हो चाहे जो सब्जेक्ट का हो ऑथेंटिक जानकारी देता है। साथ ही साथ इस पूरे पेपर्स का जो भी हम पेपर उठाएंगे, चाहे आपका भूगोल हो, इतिहास हो, समाजशास्त्र हो, ठीक है, चाहे जो हो वो हर सब्जेक्ट। देखो इतिहास का भी पेपर मैंने सॉल्व किया है और आपके बोर्ड कॉपी में पूरा बोर्ड की कॉपी में पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एकदम बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना है, क्या करना है, पूरा इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सभी लोग इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दूसरी बात, जब आप बोर्ड में बैठेंगे तो ये आपकी एक प्यारे बच्चों आपको एक एडमिट कार्ड लेकर जाना पड़ेगा। ठीक, क्या लेकर जाना पड़ेगा? एडमिट कार्ड। और इस एडमिट कार्ड में आपको क्या करना पड़ेगा? आपके रोल नंबर होगा और रोल नंबर कितने अंक का होगा? तो 10 अंक का रोल नंबर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, कितने अंक का? 10 अंक का रोल नंबर होगा। और ये देख लीजिए, जैसे 2022 में 22 के बच्चों का 10 अंक का रोल नंबर था, ऐसे ही आपका भी 10 अंक का रोल नंबर 2023 में देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये 10 अंक का रोल नंबर कैसे भरना है अपने कॉपी में, पहले ये जान लेते हैं। एक मॉडल के रूप में, एक सैंपल के रूप में हम लोग पहले से भरे हुए हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कैसे भरना है। मैंने कंप्यूटराइज तरीके से भरा है, लेकिन आप बच्चों आप अपने पेन से भरना, काली वाली पेन से भरना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और डार्ट पेन से भरना याद रखना। जेल का उपयोग भरने में कतई मत करना। आप जेल का उपयोग लिखने में कर सकते हो, लेकिन भरने में कतई मत करना। अब आप सोच रहे हैं कि जेल का अगर उपयोग करेंगे भद्दा हो जाएगा, तो नहीं, उसका पेपर बहुत मोटा होता है और अच्छा होता है, तो जेल से लिखेंगे तो भद्दाएगा नहीं। अच्छा खासा फ्रेश अक्षर जेल से भी बढ़िया होता है। और ऐसी इंक से लिखना, ऐसे पेन से लिखना जो एकदम बढ़िया चटक दिखे, जैसे ये दिख रहा है आपको, एकदम फ्रेश अक्षर दिखे। अब इतनी पतले अक्षर से लिखोगे तो उससे जो है ना एग्जामिनर इम्प्रेस नहीं कर सकते। ठीक, ऐसे अक्षरों से लिखिए, इस तरीके से लिखिए राइटिंग बैठा के कि एग्जामिनर देखे तो कहे कि हाँ कोई लिखा हुआ है। तो देखो, आपको एग्जाम में होने से पहले एक एडमिट कार्ड मिलेगा और प्यारे बच्चों यही एडमिट कार्ड आपके पास होगा। ऐसे कुछ इस तरीके से एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, ये कुछ इस तरीके से। हालांकि ये तो पिछले ईयर्स के हैं, 2017 वाले, 2018 में जो बच्चे दिए थे, लेकिन आपको एज इट इज एक होगा 11th का, एक होगा 12th का एक तरफ। ठीक, ऐसे ही जो 10th में है एक तरफ 10th का मिलेगा एडमिट कार्ड और एक तरफ 9th का रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है। तो दोनों को करके इस तरीके से लेमिनेशन में आप करवा लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ आप देखो मैंने लेमिनेट करवाया है इसको। तो ये 2018 का एक पेपर है। अब इसमें से ना हमें क्या लेना है? हमें लेना है अनुक्रमांक, जो कि 10 अंक का अनुक्रमांक होगा 2023 में बच्चों का। ठीक है, और यहाँ पे ये अनुक्रमांक आपको यहाँ पे भरना है। मैंने एक मॉडल के रूप में कुछ भी भर दिया, बट आपको अपने एडमिट कार्ड से अनुक्रमांक लेके यहाँ पे लिखना है अंकों में। उसके बाद आपको शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसे लिखेंगे? यहाँ 2 है तो 2, 3 है तो 3, 2, 5, 2, 3, 5, 4, 5, 0, इस तरीके से शब्दों में लिख देंगे। उसके बाद आपको विषय लिखना है। तो विषय में क्या लिखोगे? विषय में जो भी विषय, जिस विषय की आप परीक्षा दे रहे होंगे उस विषय का नाम यहाँ पे लिख देंगे। कोई भी विषय हो, भूगोल है तो भूगोल दे देना, नागरिक शास्त्र है नागरिक शास्त्र देना, साहित्यिक हिंदी है साहित्यिक हिंदी लिख देना। जो विषय होगा आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा होगा, यहाँ पे एडमिट कार्ड में भी लिखा होगा, और जिस डेट को परीक्षा होगी डेट का नाम लिखा होगा, और मॉर्निंग में होगी तो यम लिखा होगा, और इवनिंग में होगी
ई लिखा होगा डेट के आगे। ठीक, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, थोड़ा हम पास में करके दिखा देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे मॉर्निंग में एम लिखा है और इवनिंग में ई लिखा है। जो पेपर इवनिंग में होगा वो आपका ई लिखा रहेगा सब्जेक्ट के सामने। जो भी देखो, होम साइंस है 6 फरवरी यम, मतलब मॉर्निंग में। हिंदी है 7 फरवरी यम। इंग्लिश है 9 फरवरी यम। ठीक, सोशल साइंस है 17 फरवरी यम। साइंस है 20 फरवरी यम। संस्कृत है 22 फरवरी यम। मतलब एम का मतलब मॉर्निंग और ई का मतलब इवनिंग। इस तरीके से आपके लिखा रहेगा। ओके, तो अब इसी में से हमें क्या करना है, इसी में से हमें ले लेना है रोल नंबर। रोल नंबर यहाँ पे लिखा, शब्दों में लिखा, फिर विषय डालेंगे। प्रश्न पत्र की बात करें तो हर पेपर में आपका, हर सब्जेक्ट में एक ही पेपर होता है, तो यहाँ पे लिखना है केवल प्रश्न पत्र। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये बॉक्स में संकेतांक लिखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर ये जो भाग होता है दाहिने साइड, हर पेपर के दाहिने साइड में गिनती में और इंग्लिश में जो वर्ड लिखा होता है मोटे अक्षरों से काले से, वही संकेतांक होता है। जैसे इस पेपर में भी ये वाला संकेतांक है और ढेर सारे पेपर हैं। ठीक है, सब पेपर्स में दाहिने साइड में संकेतांक लिखे होते हैं। देखो अगला पेपर में भी, तो कुछ इस तरीके से आपके संकेतांक इस बॉक्स में भरने पड़ेंगे। फिर परीक्षा का दिन जो भी होगा, परीक्षा का दिन जो भी होगा सोमवार आपके देखे रहेंगे। तारीख, जिस तारीख को पड़ेगा दिन भी आपको पता रहता है, तो नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद दिन लिखना, फिर परीक्षा तिथि। परीक्षा तिथि यानी तारीख, तारीख लिखना, जिस तारीख को आप देंगे परीक्षा जिस सब्जेक्ट को, वो लिखना। फिर पाली में, मॉर्निंग में रहेगा तो प्रथम पाली लिखना, इवनिंग में रहेगा तो द्वितीय पाली लिखना। ठीक, इवनिंग में रहेगा तो यहाँ पे द्वितीय पाली, मॉर्निंग में रहेगा तो प्रथम पाली। फिर आपको केंद्र का नाम, देखो आप एडमिट कार्ड जब उठाओगे तो इसमें केंद्र का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम जो भी होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, विद्यालय का नाम, विद्यालय में जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हो उस विद्यालय का नाम नहीं, जहाँ पे आप परीक्षा दे रहे हो उस विद्यालय का नाम लिखना। तो कुछ बच्चों का सेल्फ रहता है, तो जिनका सेल्फ है परीक्षा केंद्र का नाम भी वही रहेगा, विद्यालय का नाम भी वही रहेगा, दोनों एक ही जैसे रहेंगे, तो आपको दोनों में से कोई एक भर देना है। लेकिन जिसका विद्यालय का नाम अलग है, परीक्षा केंद्र का नाम अलग है, तो परीक्षा केंद्र का नाम ही आपको यहाँ केंद्र के नाम के आगे भर देना है। इतना आपको फ्रंट पेज पर करना है। उसके बाद जैसे ही आप एक पेज पलटोगे, प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक पेज पलटोगे तो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर ज़रूर लिखना। ठीक, यहाँ पे रोल नंबर लिख देना। उसके बाद कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, हर पेज पे रोल नंबर लिखते हैं। हर पेज पर लिखने से आपको कोई लाभ नहीं है, आपका समय ही लिखने में जाएगा प्यारे बच्चों। तो शुरू के पेज पर ध्यान देकर खूब बढ़िया से रोल नंबर लिख दो और लास्ट के पेज पर रोल नंबर लिख दो। हर पेज पर लिखोगे तो समय वेस्ट, टाइम वेस्ट होगा, और अपना टाइम जितना रोल नंबर में लगाओगे उतना अगर कॉपी लिखने में लगा दोगे तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। अब आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है कि इस पेपर्स का सल्यूशन करना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 या प्रश्नोत्तर 1। यहाँ पे 1 जो लिखा है, आप प्रश्नोत्तर संख्या 1, और फिर देखो किसका कौन सा सही है, जरा ध्यान देना। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नवनिश्चिततावाद की संकल्पना की? तो याद रखना, ग्रिफिथ टेलर ने जो है नवनिश्चिततावाद की संकल्पना की, यानी पहले का यहाँ पे स नंबर सही है, तो प्रश्नोत्तर में पहले प्रश्नोत्तर 1 का स लिख देना। इस प्रश्न को उतारो चाहे न उतारो, ये क्वेश्चन मत उतारना दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन उतारने से आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अब आगे देखो क्या करना है दोस्तों। तो प्यारे बच्चों आगे देखो, आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? तो याद रखना दोस्तों, इसमें जो विनिर्माण यानी कोई चीज़ अगर निर्माण मतलब उसी चीज़ को हम दोबारा बनाएं तो वो प्राथमिक क्रियाकलाप में नहीं आता।
इसलिए हम इसके भाव के हिसाब से भी अपने से समझ सकते हैं कि अगर किसी को हम दोबारा बनाएं, ठीक, रेनुअल करें, तो उसे हम विनिर्माण के अंतर्गत जानते हैं और ये जो है प्राथमिक क्रियाकलाप में नहीं आता। ठीक, आगे देखो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं। अगर आप इस पूरे पेपर्स को तैयार करके जाते हैं तो इस एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? तो याद रखना दोस्तों, चीन। चीन थोड़ा सा भारत से ज़्यादा है, थोड़ा सा, बहुत जल्द भारत इसको पीछे कर देगा। बस आप लोग लगे रहो अपने काम में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, चावल ना, चावल को जो है रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है। किसके अंतर्गत? रोपण कृषि के अंतर्गत। अब अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है? तो याद रखना, धार्मिक समुदाय दूसरा यानी हिंदू के बाद अगर कोई है दोस्तों तो मुस्लिमों का जो है ज़्यादा है, दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। ठीक, किसका है दोस्तों? मुस्लिमों का। याद रखना, किसका है? मुस्लिमों का जो है दूसरा सबसे बड़ा समुदाय में आता है मुस्लिम धर्म। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, इन सब का 1 से लेकर 5 तक कौन सही है? 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे लिखा हुआ है, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब आगे देखिए, अब आ जाते हैं 6 नंबर। 6 नंबर जरा देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पर्यटन नगर है? तो यहाँ पे पर्यटन नगर जो है दोस्तों नैनीताल में आता है। किस में आता है? नैनीताल में। ठीक, और निम्नलिखित में कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है? तो अलीगढ़ जो है दोस्तों 10 लाखी नगर नहीं है। फिर है, बॉम्बे हाई खनन के लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए जो है खनिज है बॉम्बे। ठीक, अब आगे देखिए दोस्तों, 6 7 8 ऑप्शनल वाले का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना भी है। ठीक, यानी भूगोल की कॉपी किस तरीके से लिखना है? तो ऐसे लिखना है। ओके, अब आ जाइए प्रश्नोत्तर संख्या 9। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, मानव भूगोल क्या है जरा ध्यान देना। मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण की सशक्तियाँ, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। फ्रेडरिक रेज़ेल के अनुसार मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर संख्या 10 की बात कर लेते हैं। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, 11वें नंबर प्रश्न देखते हैं। पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। पल्ली बस्ती क्या होता है दोस्तों? जरा ध्यान देना। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर किसी विशाल गांव का ऐसी खड़ी भवन प्रायः सामाजिक एवं मानव जाति कारकों द्वारा प्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़, हिमाचल के निचली घाटियों के बहुत आयात में पाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा 11। ठीक है, अब हम तो ये है पल्ली बस्ती। ठीक, पल्ली बस्ती जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, हिमाचल वगैरह वगैरह में पाए जाते हैं। 12वां नंबर प्रश्न, मानव विकास के 2 स्तंभों को लिखिए। जरा ध्यान देना दोस्तों, मानव विकास का विचार समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है। यही है हमारा मानव विकास। 13 नंबर क्वेश्चन, 2 चतुर्थक क्रियाकलापों की सेवाओं के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर चतुर्थक सेवाएं बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के
क्रियाकलाप हैं जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों जैसे शिक्षा, सूचना, शोध व विकास से है। चतुर्थक शब्द से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक अवस्थाओं से है जिनका दायित्व चिंतन तथा शोध और विकास के लिए नए विचार देना है। ये रहा 30 नंबर। अब आ जाते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। भारत में जल प्रदूषण के 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। जल प्रदूषण के 2 कारक क्या क्या हैं, जरा ध्यान देना दोस्तों। प्राचीन काल में प्रकृति और मानव के बीच भावनात्मक संबंध था। मानव अत्यंत कृतज्ञ भाव से प्रकृति के उपहारों को ग्रहण करता था। प्रकृति के किसी भी अवयव की क्षति पहुंचाना पाप समझा जाता था। ठीक, अब देखिए जल प्रदूषण। बदबू, घुलित एवं निलंबित ठोस कण, अमोनिया और यूरिया, नाइट्रेट एवं नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोराइड्स, कार्बोनेट, तेल एवं ग्रीस, चिकनाई, कीटनाशकों एवं फिटकरनाशी के अवयव, टैनिक, क्लोरीफार्म एवं एमबीएस, जीवाणुगणन, सल्फेट एवं सल्फाइड, भारी वस्तुएं जैसे सीसा, आर्सेनिक, पारा, मैग्नीज आदि रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। ये जल प्रदूषण का कार्य करते हैं। अब हम 15वां नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं दोस्तों। हमारा जो 15वां नंबर क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना। 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तांबा तथा मैग्नीज जो है दोस्तों, ये 2 धात्विक खनिज होते हैं। क्या होते हैं? 2 धात्विक खनिज होते हैं। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। अब 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर, भारत में सिंचाई के 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। भारत में सिंचाई के 2 साधन क्या क्या हैं, जरा ध्यान दे जा। नहरें तथा नलकूप भारत में सिंचाई के 2 प्रमुख साधन हैं। दोस्तों ये हमारे ये नहर जो है हर जगह नहीं होती, लेकिन हमारे गांव में है। ठीक, हमारे गांव में हमारे घर के जस्ट बगल में नहर है और नलकूप तो अपने पास है ही। तो ये दोनों सिंचाई के बहुत बड़े साधन होते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखो, अब ये क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो हम 2 नंबर का इतने में ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 2 नंबर के क्वेश्चन को आप अगर बहुत बड़े नंबर में लिखोगे कि यार ये तो छोटा है, 2 नंबर का है, तो हो गई भैंस पानी में। तो आपको ये सटीक वर्ड हैं, आप अगर इतना लिख दिए तब भी आपको 2 नंबर मिलेगा। 1 नंबर नहर पर, 1 नंबर नलकूप पर। यानी जो प्रश्न उन्होंने बोला इस पेपर में आपने सटीक उत्तर दिया है तो आपको सटीक नंबर भी मिलेगा। मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ देखो, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के मुख्य तथ्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पहला, जनसंख्या। मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण प्रारूप, जनसमूहों, प्रवास, अधिवास तथा उसकी प्रगतिवादी सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक प्रक्षेपण में विभिन्न विवेचना करता है। प्रदेश, अगला है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों का अध्ययन तथा मानव क्रियाकलापों में इन तत्वों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, वन, खनिज का अध्ययन सम्मिलित होता है। ये 17 नंबर हो गया। ठीक, अब देखिए 18 नंबर। 18 नंबर क्या है दोस्तों? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जनसंख्या वितरण प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या, जलवायु। पहला देखिए, मानव बसाव को नियंत्रण करने में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। अगला, धरातल। विषम धरातल वाले पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्रों में अल्प आबादी मिलती है क्योंकि वहाँ कृषि योग्य भूमि की कमी, परिवहन की कठिनाई तथा एकांत होती है। ठीक, अगला है खनिज संसाधन। भौतिक कारकों के प्रतिकूल होने पर भी खनिजों के आकर्षण से किसी क्षेत्र में घनी जनसंख्या जमाव हो जाता है। परिवहन की सुविधाएं क्या हैं? पठारी या पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा समतल मैदानी भागों में परिवहन की सुविधाएं अधिक सुलभ होती हैं, इसलिए मैदान अधिक घने आबाद होते हैं। तो ये रहा हमारा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक।
अब 18 नंबर में आ जाते हैं। 18 नंबर में क्या है दोस्तों, 18 तो हो गया ना, 19 चलेगा। जलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जलवासी कृषि, इस कृषि में सबसे पहले वनों के किसी भाग को काटकर या जलाकर साफ कर लिया जाता है तथा इस पर कृषि की जाती है, परंतु जब इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो 2-3 वर्ष बाद इस भूमि को परती छोड़कर नए स्थान पर वनों को साफ कर कृषि की जाने लगती है तथा कुछ वर्षों बाद इस क्षेत्र को भी छोड़ दिया जाता है और नए स्थान पर कृषि की जाने लगती है। दूसरा नंबर, इस प्रकार की कृषि में मोटे अनाज जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, जिमीकंद एवं रतालू आदि उत्पन्न किए जाते हैं। तीसरा नंबर, इस पद्धति के अंतर्गत कृषि खाद्यान्न का उत्पादन कम किया जाता है। चौथा नंबर, इस कृषि पद्धति में सिंचाई के साधनों का भी प्रयोग नहीं किया जाता। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, 19वां प्रश्न। अब 20वां में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे सतत पोषणीय विकास की संकल्पना क्या है दोस्तों, तो जरा ध्यान देना। ब्रटलैंड आयोग के अनुसार सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना नुकसान पहुंचाती है। ठीक, अब प्रश्नोत्तर 21 की बात करें। भारत में जल संरक्षण के उपायों का वर्णन। तो जरा ध्यान देना दोस्तों कि वर्षा के जल का संग्रहण करना चाहिए। दूसरा है जल का अंधाधुंध उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा है तालाबों और नदियों को और अधिक गहरा करना चाहिए। अगला है जल को प्रदूषण से बचाना चाहिए। तो ये है संरक्षण के साधन। ठीक, अब आ जाते हैं 22वें नंबर प्रश्न में। 22वां नंबर प्रश्न क्या है बच्चों, जरा ध्यान देना। 22वां नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में होने वाले प्रवास के कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मानव स्वभाव से आदिकाल से ही घुमंतु प्रवृत्ति का रहा है। वह भूमि एवं साधनों की खोज, महामारियों, युद्ध, अनेक तरह के भेदभाव तथा अत्याचारों आज से बचने हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बहता रहा है, जिसे प्रवास या देशांतर या स्थानांतरण कहा जाता है। अपने प्रवास के द्वारा मानव अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं उच्च आकांक्षाओं की पूर्ति करता रहा है। मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति और उसके प्रवास की सबसे बड़ी उत्प्रेरक है। अपने वास स्थान से नए क्षेत्रों की ओर गमगमाने और अपेक्षाकृत सुगंध एवं अनुकूल क्षेत्रों की खोज प्रागैतिहासिक काल से ही चली आ रही है। वैश्विक प्रवास के इतिहास में मानव नए नए क्षेत्रों की खोज करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियां एवं चुनौतियों का सामना करते हुए, इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे, स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल और परिस्थितियों को स्वयं अनुकूल बताना है। इस तरह से नए क्षेत्रों की तलाश, यात्रा, रोमांस, कुछ नया करने की प्रवृत्ति, कुछ नया पाने की लालसा, परिस्थितियां, प्रखरताएं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तत्व मानव प्रवास के मूल कारण होते हैं। अब अगला है 23 नंबर, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए या नगरीय बस्तियों की समस्या का वर्णन कीजिए। तो यहाँ जनसंख्या का पूरा वर्णन किया गया, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, इधर भी वर्णन किया गया है प्यारे बच्चों। नियोजन की समस्या, सामाजिक सांस्कृतिक की समस्या, पर्यावरण फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है बोर हो जाए, इसलिए हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत में जल प्रदूषण की समस्या का वर्णन, अभी छोटे प्रश्न में भी आया था जल प्रदूषण की समस्या का वर्णन। तो यहाँ पर देखो, ये जल प्रदूषण का समस्या का वर्णन किया गया, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और कुछ पॉइंट इधर भी हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से इस पूरे पेपर्स का, भूगोल का पेपर, मॉडल पेपर का पूरा यहाँ पे विस्तृत डेरिवेशन यानी इसका जो सल्यूशन है मैंने बोर्ड की कॉपी में किया है। फ्रंट पेज कैसे लिखना है मैंने सारा कुछ बता दिया। तो आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसी के साथ
आपके जो भी कमेंट हों, जो भी आपको चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।